साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग करंट देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, यह मेन आईएएस जो संस्था है, इनके द्वारा करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक को, और इसको एमसीक्यू फॉर्म में इन्होंने दिया है, जो कि एक अच्छा तरीका है। और ये करंट अफेयर आपके पीसीएस के अलावा जो भी अन्य एग्जाम होंगे उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। जनवरी के करंट अफेयर को हम लोग 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं, और अगर ये फरवरी के भी जो 150 क्वेश्चन है, इनको हम लोग 2 वीडियो में ही कवर करेंगे। पहले वीडियो में 75 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, और दूसरे में शेष जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने हिस्ट्री सीटर से संबंधित टॉप 25 अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की थी मुंबई ने। तो मुंबई पुलिस ने हिस्ट्री सीटरों अथवा ऐसे लोगों को जो भविष्य में कानून व्यवस्था पर संकट उत्पन्न कर सकते हैं को नियंत्रित करने के लिए टॉप 25 नाम से एक अभियान शुरू किया। मुंबई पुलिस ने शहर के 95 पुलिस स्टेशनों को अपने क्षेत्राधिकार में शीर्ष 25 आपराधिक तत्वों की सूची बनाने का आदेश दिया। इसके बाद इन लोगों से अच्छे व्यवहार संबंधी एक बॉन्ड हस्ताक्षरित कराने को कहा गया, और इस कार्य में विफल रहने पर उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तथा इसी में है, इस अभियान का उद्देश्य शहर में आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अगला जो प्रश्न है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला, यह सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सऊदी अरब का है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। तथा दूसरा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को व्यापक रूप से डेजर्ट इन दावोस के नाम से वर्णित किया गया है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो हुआ क्या कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे संस्करण को संबोधित किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को व्यापक रूप से डेजर्ट इन दावोस के रूप में वर्णित किया गया। यह सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। इस फोरम का अनौपचारिक नाम यानी डेजर्ट इन दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक से लिया गया है, जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होती है, जहां विश्व के प्रमुख नेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों संबंधित अपना एजेंडा तय करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत वर्ष 2017 में सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई थी, जो सऊदी अरब का मुख्य संप्रभु धन कोष है। अगला देखते हैं, मित्र योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जो योजना है आपका कपड़ा उद्योग से संबंधित है। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मित्रा योजना। ठीक है। सरकार ने कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना प्रस्तावित की है। 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह निर्यात में विश्व चैंपियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधा के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजित करेगी। मित्रा योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के अतिरिक्त आरंभ की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथा प्रश्न, निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करती है। ये भी कथन आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अभी हुआ क्या था कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। कोविड-19 महामारी के कारण इसे भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल मंच पर आयोजित किया गया था। भारत में रेशम का उत्पादन का लंबा इतिहास है, और यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों सहतूत, एरी, टसर और मूंगा का उत्पादन करता है। आगे चलते हैं। इसमें अगला है 2 कथन। पहला, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने 45वां स्थापना दिवस मनाया। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षम का अर्थ हम रक्षा करते हैं, ये है। तो दूसरा वाला कथन सही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से लेकर वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में कुल 156 जहाज और 62 विमान शामिल, तथा अनुमान के मुताबिक इसे वर्ष 2025 तक इसके बेड़े में 200 जमीनी प्लेटफॉर्म और 80 विमान शामिल होने की संभावना है। विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षाम का अर्थ है हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1977 में स्थापना के बाद, मतलब भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब होती है? 1977 में होती है। के बाद से लेकर 10,000 से अधिक
लोगों की जान बचाने के साथ ही लगभग 14,000 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 1977 में। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं। वर्ष 2021 को 2 फरवरी 1971 के रामसर समझौते पर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। भारत में 42 स्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों या रामसर साइट्स के रूप में नामित है। तो ये भी आपका कथन सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर और भारत की आर्द्रभूमियों के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई के भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र CWCM की स्थापना की घोषणा की है। भारत में, तो ध्यान रखिए कहाँ पे होगा? चेन्नई में। भारत में लगभग 4.6% जमीनी आर्द्रभूमि है, जिसका क्षेत्रफल 1.526 करोड़ हेक्टेयर है और 42 स्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों या रामसर साइट के रूप में नामित है, जिसका क्षेत्रफल जो है 10.8 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2021 को 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौते पर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है और इसी दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, दो कथन दिए गए हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन पैरामीटर के अनुसार वर्ष 2019 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। तो 2019 नहीं बल्कि 2020 जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। तो पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो दूसरा वाला कथन सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय आवक में 74% की कमी आई और दुनिया भर के गंतव्यों ने 2019 की तुलना में 1 बिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय आवागमन का स्वागत किया है। यात्रा में यह गिरावट निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित हानि को दर्शाती है, जो 2009 के संकट के दौरान 11 गुना कम है। मतलब उस दौरान भी इससे कम ही वो था, राजस्व की हानि थी। क्षेत्रीय मोर्चे पर एशिया और प्रशांत ने 84%, मतलब यहाँ पर 84% की गिरावट आई है कि साल दर साल तेज संकुचन रहा है। मतलब यहाँ पे जो संकुचन हुआ है वो 84% का रहा है। वहीं इसके बाद मध्य पूर्व में 75% का और यूरोप में 70% का गिरावट दर्ज की गई है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पंजाब ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। देखिए, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया। यह मिशन 2022 तक ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्याओं को हल करेगी। साथ ही इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अगला है, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? पहला, इसमें आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा और लोक कला प्रदर्शन शामिल है। बिल्कुल सही है। इस महोत्सव का आयोजन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला ही कथन सही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली हॉट में किया जा रहा है। इसमें आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा, भोजन और लोक कला प्रदर्शन शामिल है। जो आदिवासी जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, इनके तहत ट्राइफेड आदिवासी लोगों के जीवन और परंपराओं के संरक्षण के अलावा आदिवासी लोगों की आय और आजीविका में सुधार करने के लिए काम कर रही है। और इस उत्सव की जो थीम थी, सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, कुशन एंड कॉमर्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे दो कथन दिए गए। पहला, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति के लिए प्रस्ताव किया है, अर्थात वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का प्रस्ताव दिया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह वाहनों के प्रदूषण को कम करेगी और भारत के विशाल तेल आयात बिल में कटौती करेगी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के दौरान पेश किया गया। स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति जो है, ये अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर निकालने में मदद करेगी।
नई नीति ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। साथ ही इस प्रकार यह वाहनों के प्रदूषण को कम करेगी और भारत के विशाल तेल आयात बिल में कटौती करेगी। प्रस्तावित वाहन परिमार्जन नीति के अनुसार यदि कोई वाहन 3 बार से अधिक फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है तो उसे अनिवार्य स्क्रैपिंग के अधीन किया जाएगा। निजी वाहनों के मामले में जीवन 20% निर्धारित किया गया है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? 10 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नहीं, ये गलत है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा, इसका आर्द्रभूमि एक प्राकृतिक व कुशल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। ये सही है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व की 90% आपदाएं जल से संबंधित होती हैं तथा यह तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60% लोगों को बाढ़ अथवा सुनामी से प्रभावित करती हैं। आर्द्रभूमि एक प्राकृतिक व कुशल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए दलदली इकाई भूमि के केवल 3% हिस्से पर फैली हुई है, परंतु यह विश्व भर सभी वनों के मुकाबले दोगुनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। विश्व भर के सभी वनों के मुकाबले दोगुनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। आर्द्रभूमि जलवायु संबंधी आपदाओं के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करती है। इससे जलवायु परिवर्तन के आकस्मिक प्रभावों से बचा जा सकता है। अगला है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट रचना किसकी है? तो ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की यह पुस्तक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को साल 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ये सही है आपका। 2019 में आधार को ऑक्सफोर्ड ने चुना था, तो ये वाला कथन गलत है। देखिए 2020 में आत्मनिर्भरता को चुना हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, वहीं 2017 में आधार को चुना था, 2018 में नारी शक्ति को और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड के द्वारा चुना गया था। देखिए ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर एक ऐसा शब्द अथवा अभिव्यक्ति है जिसने किसी एक विशिष्ट वर्ष में आम लोगों का काफ़ी ध्यान आकर्षित किया हो। अगला है, देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता बिजली उत्पादन क्षमता का अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है वो टोटल बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो ये 36.4% है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बताया कि देश में करीब 137 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जो देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 36.48% है। अगला है, इंस्पिरेशन संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका स्पेस एक्स से संबंधित है। एलोन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 पर इंस्पिरेशन 4 के लॉन्च की योजना बना रहा है। यह दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। अगला देखते हैं, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इस वर्ष भारत इसका मेजबान देश है। भारत इसका जो है मेजबान देश है, सही है। सम्मेलन का व्यापक विषय हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना था, ये भी सही है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कोई गलत नहीं है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए भारत 4 फरवरी 2021 को एरो इंडिया 2021 3 से 5 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो शो के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का व्यापक विषय हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना होगा। आगे चलते हैं, स्टार डस्ट 1.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला, यह जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर है, बिल्कुल सही है। इसे अमेरिका आधारित रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ब्लू शिप एरोस्पेस ने विकसित किया है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे इसके बारे में बात करते हैं, तो स्टारडस्ट 1.0 अमेरिका आधारित रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ब्लू शिप एरोस्पेस ने जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया है। स्टारडस्ट 1.0 नाम का यह बूस्टर या रॉकेट तकरीबन 20 फीट लंबा है और इसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है। यह रॉकेट अधिकतम 8 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। कंपनी के मुताबिक इस रॉकेट के संचालन में प्रयोग किया गया जैव ईंधन गैर विषैला और पूरी तरह से कार्बन तटस्थ है, अर्थात कार्बन न्यूट्रल है, जिससे यह प्रकृति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। और ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्यूबसेट नामक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करेंगे, जो कि पारंपरिक रॉकेट की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता और पर्यावरण के प्रति कम विषाक्त है। आगे बात करते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो गलत है, ये आपका केरला में स्थित है। दूसरा, इस अभ्यारण्य का नाम पेरियार पहाड़ी से प्रेरित है, जो इस अभ्यारण्य के भीतर है। तो पेरियार पहाड़ी से नहीं बल्कि पेरियार जो नदी है उससे प्रेरित है, तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व द्वारा भारत में पहली बार बाघ शावकों को प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह अभ्यारण्य या रिजर्व केरल राज्य के इडुक्की और
पठानमथिट्टा जिले पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में यह स्थित है। यहाँ पर यह अभ्यारण्य स्थित है। इसे वर्ष 1950 में अभ्यारण्य और 1978 में एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। इस अभ्यारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है, जिसका उद्गम स्थल इस अभ्यारण्य के भीतर ही है। हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया। यह घटना संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है असहयोग आंदोलन से। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं। यह घटना स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई का ऐतिहासिक घटना है और यह घटना असहयोग आंदोलन से संबंधित रही है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। इसे इस वर्ष भारत को 17वें स्थान पर रखा गया, ये वाला कथन गलत है। तो पूछा कौन सा सही नहीं, तो बी वाला आपका सही नहीं, मतलब दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत की इसमें जो रैंक है 53 है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। इसके साथ लोकतंत्र सूचकांक 2020 भी प्रकाशित किया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 167 देशों को कवर किया गया है। इसने अर्थव्यवस्थाओं को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड शासन और सत्तावादी शासन जैसे श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 देश पूर्ण लोकतंत्र हैं, 52 त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र हैं, 35 देश हाइब्रिड शासन है, जबकि 57 देशों में सत्तावादी शासन है। इस सूचकांक में नॉर्वे जो है सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे न्यूजीलैंड है और 5वें पे कनाडा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है, आइसलैंड दूसरे पे है, स्वीडन तीसरे पे है, न्यूजीलैंड चौथे पे है और कनाडा 5वें पे है। और पिछले वर्ष की रैंकिंग में भारत का स्थान 2 स्थान नीचे आ गया, मतलब पिछले वर्ष भारत जो है 51 पर था और इस वर्ष 53 पर आ गया है। आगे चलते हैं विश्व कैंसर दिवस के संदर्भ में। पहला, यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व कैंसर दिवस 2020-21 का विषय है आई एम एंड आई विल, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने तथा इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2020-21 का विषय क्या है? आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 5 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये 5 फरवरी को नहीं बल्कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है। सहिष्णुता, बहुलतावादी बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान तथा धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया गया। आगे चलते हैं युद्ध अभ्यास के संबंध में। तो युद्ध अभ्यास जो है यह भारत फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष इसका आयोजन फ्रांस में किया गया नहीं, इस वर्ष इसका 16वें संस्करण का आयोजन जो है आपके राजस्थान में किया गया। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अटल वयो अभ्युदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत सभी जिलों में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए खासकर महिलाओं के लिए अलग से वृद्धाश्रमों को खोले जाएंगे, बिल्कुल सही है। बुजुर्गों के लिए पहले चल रहे वायोश्री स्कीम का भी इनमें विलय कर दिया गया है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, सरकार ने बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखने के लिए अटल वयो अभ्युदय नाम से एक योजना बनाई। इसके तहत सभी जिलों में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए खासकर महिलाओं के लिए अलग से वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों में इनके बेहतर इलाज के लिए केयर सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो सभी राज्यों की राजधानी में ही स्थापित किए जाएंगे। बुजुर्गों के लिए पहले चल रही वायोश्री स्कीम का भी इनमें विलय कर दिया जाएगा। बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन नाम से शुरू राष्ट्रीय हेल्पलाइन को भी देश भर में शुरू किया जाएगा। अगला है आयशा अजीज, जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई, किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये 25 वर्ष की हैं और 2011 में 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बनी थी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ओडिशा में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसे उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो नहीं, इसे उड़ीसा सरकार द्वारा नहीं स्थापित किया जा रहा है। तो पहला वाला ही कथन यहाँ सही है। यह थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत मौसम विभाग के बीच एक सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ये करेगा क्या? तो यह उड़ीसा के बालासोर में बिजली और गरज के साथ आने वाले तूफानों का अध्ययन करने के लिए थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। इस टेस्ट बेड का उद्देश्य आकाशीय बिजली गिरने से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फेड फर्स्ट बचत खाता योजना फेडरल बैंक की पहल है, बिल्कुल सही है। यह खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो देखिए, फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करती है, जिसमें उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। खाते को बच्चों को धन प्रबंधन के महत्व को जानने के लिए सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खाता अद्वितीय विशेषताओं और ऑफर के साथ आता है। अगला है, कृत्रिम ऊर्जा द्वीप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार की पहल है, बिल्कुल गलत है। यह डेनमार्क की पहल है, ठीक है, ये डेनमार्क की पहल है। दूसरा, इसके तहत हिंद महासागर में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि उत्तरी सागर में कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके बिल्कुल ही गलत हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में डेनमार्क ने हरित ऊर्जा को अपनाने के प्रयासों के तहत उत्तरी सागर में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है। यह ऊर्जा द्वीप, तो ध्यान रखिए, उत्तरी सागर में यह ऊर्जा द्वीप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो आसपास के अपतटीय पवन फॉर्म से विद्युत उत्पादन के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह परियोजना डेनमार्क तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच संपर्क बढ़ाने तथा ऊर्जा वितरण में सहायक होगी। डेनमार्क ने ऊर्जा द्वीप के संयुक्त उपयोग के लिए पहले से ही नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम के साथ समझौता किया है। अगला है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल बैंकिंग से संबंधित साइबर सुरक्षा की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई, नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो पहला वाला कथन आपका यहाँ पर गलत हो गया, पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, इन साइबर सुरक्षा घटनाक्रमों में नेटवर्क स्कैनिंग और जांच, वायरस, फिशिंग हमले और वेबसाइट हैकिंग शामिल थे। तो ये आपका सही है, तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम से है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुवाहाटी में 4 बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे संस्करण में या तीसरे चरण में शामिल हुई थी। कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या इसे शॉर्ट में कोबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबरा कहते हैं। तो पहला वाला सही है आपका। तो ये इसके बारे में बात तो कर लें। कमांडो बटालियन फॉर रिजॉर्ट एक्शन को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में CRPF के तहत गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, हाल ही में इसमें महिलाओं की पहली बार शामिल किया गया, तो ये भी सही है, इसीलिए चर्चा में भी था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 34 CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में CRPF के तहत गठित किया गया था। यह पहली बार है कि महिला कर्मियों के एक दल को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। H1B वीज़ा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? यह अमेरिका जारी करता है, बिल्कुल सही है। यह H1B वीज़ा एक अप्रवासी वीज़ा है, तो गलत है, ये एक गैर अप्रवासी वीज़ा है, तो क्यों यहाँ पहला वाला सही है। तो देखिए, अमेरिका में अगले वित्त वर्ष के लिए H1B वीज़ा आवेदन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होगी और 31 मार्च तक कंप्यूटराइज्ड ड्रा के माध्यम से सफल आवेदकों को अधिसूचित किया जाएगा। H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को कार्य पर रखने की अनुमति प्रदान करता है। इसके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अगला है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं या माताओं को 10,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है, नहीं 5,000 रुपये सहायता देने का प्रावधान है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, योजना केवल उन महिलाओं को लक्षित करती है जो अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही है, ये सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 1 और 3 सही है। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो केंद्र सरकार की मातृत्व लाभ योजना है, वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ महिला लाभार्थियों की संख्या को पार कर गई है। केंद्र सरकार के प्रारंभिक अनुमान में कहा गया कि इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष 60 लाख महिलाओं को कवर करने का था। यह जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, यह
योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। कुछ शर्तों के पूरा होने के बाद इस राशि का भुगतान 3 किस्तों में होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केवल उन महिलाओं के लिए संरक्षित करती है जो अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं। अगला है, देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना विकसित की जाएगी। कहाँ पे? तो ये विकसित की जा रही है आपका लद्दाख में। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए, देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में की है। प्रायोगिक परियोजनाओं के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। अगला है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे नई दिल्ली से द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट अर्थात टेरी द्वारा आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। ये भी कथन आपका सही है, दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन कौन सा है? 20वां शिखर सम्मेलन, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर के 2 दिन तक चर्चा होगी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की जिसका प्रयोग सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा। तो ये कथन गलत इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। दूसरा, यूनिकोड वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। नहीं, यूनिकोड जो है आपका उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2020 को 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इस यूनिकोड का उपयोग राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा। भूमि के लिए यूनिकोड संख्या में 16 अंक होंगे। पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होते हैं। अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करेंगे। 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजनों की संख्या होगी और अंत में 2 अंकों में श्रेणी के संबंध में विवरण होगा। अंतिम 2 अंकों की मदद से भूमि की श्रेणी अर्थात आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जा सकती है। यूनिकोड की शुरुआत के साथ राज्य में जमीन के हर टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी। यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में पहला, यह योजना भारत में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह योजना 2016 में शुरू की गई 13 जनवरी 2016 को। तो ये भी सही है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 305 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। प्रमुख फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह योजना भारत में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना भारत में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर, वही चीज़ लिखी हुई है। अगला, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI को हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला है, स्फेरिक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नासा द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। इस मिशन के माध्यम से ब्रह्मांड भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए आकाशीय सर्वेक्षण करता है। तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं। तो ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? स्पेरिक्स या स्पेक्ट्रोफोरोमीटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर है। आगे चलते हैं। स्क्वायर किलोमेट्री एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सत्य है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है। बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नॉर्वे में नहीं, इसका मुख्यालय जो है आपका ब्रिटेन में है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्वायर किलोमेट्री एरे ऑब्जर्वेटरी परिषद ने अपनी हालिया बैठक के दौरान विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप दूरबीन की स्थापना की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष दिसंबर में पुर्टो रिको में स्थित विश्व की सर्वाधिक प्रचलित रेडियो दूरबीन
अरेशिबो के नष्ट होने या गिरने के बाद इस नए उद्यम कार्य को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह जो आपका SKAO है अर्थात स्क्वायर किलोमेट्री एरे ऑब्जर्वेटरी एक नया अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है। इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है। वर्तमान में इसमें 10 देशों के संगठन शामिल है और भारत भी इसका सदस्य है। हाल ही में चर्चा में रहा लांदर सहतूत बांध अवस्थित है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में लांदर या सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एक समारोह या वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर 9 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया। लांदर या सहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा, इस इलाके में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगा और इस क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। अगला है सांस अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है? पहला, इसे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, बिल्कुल सही। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस अभियान शुरू किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। अगला है विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यह शिखर सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष की थीम रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, तो ये भी आपका सही है। ये प्रश्न हम लोग ऊपर पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसका 20वां संस्करण था। अगला देखते हैं TIFAC अर्थात टाइफेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से समुद्री शैवालों की व्यावसायिक खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए सीविड मिशन को लॉन्च किया गया है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद टाइफेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है। स्वायत्त संगठन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टाइफेक ने 10 फरवरी को नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था थी। इस अवसर पर टाइफेक के 2 नई पहला जो है सक्षम श्रमिक शक्ति मंच। यह एक ऐसा जॉब पोर्टल है जो MSME मतलब जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है कि जरूरतों और श्रमिकों के कौशल को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे श्रमिक सीधे MSME से जुड़ेंगे और करीब 10 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से समुद्री शैवालों की व्यावसायिक खेती और उसके प्रसंस्करण के लिए सीविड मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन इंद्रधनुष 3.0 किससे संबंधित है? यह टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने का जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित या छूट गए हैं। अगला है वाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई है। अगला है किस देश ने मंगल की कक्षा में होप नामक एक प्रोब को भेजा? इसके साथ ही यह अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के साथ अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया। तो यह है संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा भेजा गया है। विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस जो है आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पल्सेस डे, इसका मकसद दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। पहली बार 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ट्रोपेक्स 21 भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है? तो नहीं, ये भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है, तो पहला वाला गलत हो गया। इसका उद्देश्य वर्तमान भू रणनीतिक वातावरण के संदर्भ में निर्धारित एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में नौसेना की युद्ध तत्परता का परीक्षण करना है। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पे सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला आपका कथन सही नहीं है। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास द्विवार्षिक, ये 2 वर्ष पर होता है, थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्धाभ्यास या ट्रोपेक्स 21 को जनवरी के शुरू में प्रारंभ हुआ था। इस अभ्यास का समापन फरवरी के तीसरे सप्ताह तक होगा। इसका उद्देश्य वर्तमान भू रणनीतिक वातावरण के संदर्भ में निर्धारित एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में नौसेना की युद्ध तत्परता का परीक्षण करना है। अभ्यास सी विजिल के बाद बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों की भागीदारी में त्रिसेवा संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास FX-21 संपन्न हुआ, जो 21 से 25 जनवरी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है, बिल्कुल सही है।
रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। रॉबर्ट ने बुक फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता, जो 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर, जो वहाँ पे आग लगी थी, जंगल की आग, उसकी तस्वीर है, जिसे उन्होंने केप यार्क, क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके ली थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो 100 प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।